हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 के प्रीवियस ईयर्स के पेपर का। और फ्रेंड्स, इस पेपर में हम सामान्य अध्ययन के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस सामान्य अध्ययन से पूछे गए थे उन सभी के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है और सभी क्वेश्चनों को आपको स्वयं से भी अटेम्प्ट करना है और अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। सो यहाँ पर फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है कि एक जेट इंजन की कार्यप्रणाली निम्न के संरक्षण पर निर्भर करती है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है द्रव्यमान, सेकंड इज ऊर्जा, थर्ड इज रेखीय संवेग एंड फोर्थ ऑप्शन इज कोणीय संवेग। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, रेखीय संवेग। इसके विषय में आप सभी जानते होंगे। फ्रेंड्स, जेट इंजन में क्या होता है कि ये अपने सराउंडिंग से ऑक्सीजन प्राप्त करके अपने लिए थ्रस्ट प्राप्त करता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ फ्रेंड्स रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे। तो जो ग्रहों की गति से रिलेटेड जो नियम थे वो किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे चार ऑप्शंस हैं, न्यूटन, केपलर, गैलीलियो या फिर कोपरनिकस के द्वारा। तो ग्रहों से रिलेटेड जो गति के नियम दिए गए थे वो दिए गए थे केपलर महोदय के द्वारा, जो कि एक जर्मनी गणितज्ञ और खगोलविद थे। और यहाँ पर इन्होंने ग्रहों की गति से रिलेटेड तीन नियम दिए थे। तो इनके विषय में इतनी जानकारी रखनी है। इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, केपलर के द्वारा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है, यानी कि किसके द्वारा उत्पन्न होता है कुष्ठ रोग? जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, कवक के द्वारा या फिर प्रोटोजोआ के द्वारा? तो जो कुष्ठ रोग होता है वो फ्रेंड्स आपका जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। जीवाणु में भी कौन सा जीवाणु है? तो उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री या फिर माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटेसिस मेटोसिस नामक जीवाणु के कारण ये रोग उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु के द्वारा। अभी फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे और जल्दी से जल्दी हम इस क्वेश्चन पेपर को हल करने वाले हैं और इसी प्रकार की आगे भी श्रृंखला आती रहेगी। सो फ्रेंड्स, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए सो दैट फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच सके। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक है। तो कौन सा प्रदूषक अम्ल वर्षा के लिए यानी कि एसिडिक रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो इसमें फोर ऑप्शंस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो तरह के गैसीय प्रदूषक होते हैं। इसमें एक है आपका SO2 जिसको हम सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, और एक होता है हमारा N2O जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। और ये दोनों जो गैसें होती हैं ये वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन एवं बादल या बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर देती है। और जिससे क्या होता है, जो SO2 होता है ये हमारा बनाता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और जो N2O होता है ये हमारा नाइट्रिक अम्ल बनाता है, और ये वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरती है और इसे ही हम क्या बोलते हैं, एसिडिक रेन कहते हैं। तो इस तरह से इतना सफिशिएंट आंसर इसके लिए काफ़ी है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं। तो आनुवंशिकता की इकाई किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, गुणसूत्र, DNA, जीन या फिर केंद्रक को। तो आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि जो आनुवंशिकता है उसके जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, और इन्होंने DNA की जो बनी हुई अति सूक्ष्म यानी कि संरचनाएं होती हैं जो कि आनुवंशिक लक्षणों को धारण करके उनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करती है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है जीन। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो फ्रेंड्स, किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इसमें ऑप्शंस है खान अब्दुल गफ्फार खान, लियाकत अली, M.A. जिन्ना या फिर मोहम्मद इकबाल। तो यहाँ पर राइट आंसर है फ्रेंड्स, आप देखेंगे इसका राइट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। तो खान अब्दुल गफ्फार खान इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इन्हें कब दिया गया था? इन्हें दिया गया था 1987 में। कब दिया गया था फ्रेंड्स? 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और ये एक उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जो लाल कुर्ती आंदोलन चलाने वाले ये यानी कि के संस्थापक के रूप में इन्हें जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार दल के संस्थापक थे। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो भारत रत्न पुरस्कार की जो स्थापना हुई वो 2 जनवरी 1954 को हुई। कब हुई फ्रेंड्स? 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना हुई थी। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अप्रोच करेंगे। अष्टाध्यायी लिखी गई थी, तो अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हमारे व्याकरणाचार्य पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी को लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, पाणिनि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या है, तो पुराणों की कितनी संख्या है? आप भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। और यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स शेयर कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 18। तो कितने पुराण होते हैं? ये होते हैं 18। तो 18 पुराण हमारे होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमें याद रखना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो फ्रेंड्स, इसके विषय में भी आप जानते होंगे। तो एक जो मुगल सम्राट थे वो उनका नाम था फर्रुख सियर। क्या नाम था फ्रेंड्स? फर्रुख सियर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। और इन्होंने 1717 में एक अपनी ओर से एक फरमान जारी किया था कि जिसमें अंग्रेजों को 3000 रुपीज़ के बदले, यानी कि 3000 रुपीज़ के बदले वार्षिक कर के बदले, यानी कि बंगाल में कोई अतिरिक्त चुंगी के बिना ही व्यापार करने की उन्होंने सुविधा प्रदान कर दी थी। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर का, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह स्थित है वो है आपका, यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में स्थित है। और शेख निजामुद्दीन औलिया जो जिन्हें 1325 में मरणोपरांत गयासपुर दिल्ली में दफनाया गया था। ये भी इनसे रिलेटेड जानकारी याद रखनी है। तो कहाँ पर इनको दफनाया गया था? गयासपुर दिल्ली में दफनाया गया था। यदि दिल्ली में भी पर्टिकुलर पूछ लिया जाए तो गयासपुर दिल्ली में दफनाया गया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में हुई थी। तो कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा हुई थी? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कराची, लाहौर, कलकत्ता या फिर नागपुर। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा वो होगा आपका लाहौर। और लाहौर में कब अधिवेशन हुआ था? ये हुआ था 1929 में। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1929 में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इन्होंने ही पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी। तो इतना याद रखना है फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस से रिलेटेड जितने भी अधिवेशन हुए हैं उनकी अध्यक्षता किसने की थी, कहाँ पर की थी, ये आपको याद रखना है। क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर डेट के हिसाब से हमें इन्हें व्यवस्थित करना है। असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी
का चंपारण सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जैसा कि पहला दिया है गांधी का चंपारण सत्याग्रह, तो सबसे पहला हुआ था गांधी का चंपारण सत्याग्रह, ये हुआ था 1917 में, 1917 में हुआ। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये आप सभी जानते होंगे, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और उसके बाद आपका आता है असहयोग आंदोलन, जो कि 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 को हुआ था असहयोग आंदोलन। उसके बाद आपका आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 6 अप्रैल 1930 को हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से हमें याद रखना है कि सबसे पहले हमारा आएगा नंबर 3 आएगा, फिर उसके बाद में आपका यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर 2 को, फिर आएगा आपका नंबर 1, और नंबर 1 के बाद आपका आता है नंबर 4। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से हम मैच कर सकते हैं इनके टाइमिंग ड्यूरेशन के हिसाब से, इनकी डेट के हिसाब से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन में दिया है कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? भारतीय जो राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, ये किसने कहा था? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन, 4 ऑप्शंस में विपिन चंद्र, आर कोपलैंड या आर सी मजूमदार या फिर पी रॉबर्ट्स। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि आर कोपलैंड ने कहा था भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। ये कथन किसने कहा था? आर कोपलैंड ने कहा था। ये हमें याद रखना है फ्रेंड्स, ये स्टैटिक क्वेश्चंस है तो इन्हें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सबसे पहली हमारी जो बैठक हुई थी यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 को संविधान की जो बैठक हुई थी, उसमें सबसे पहले एक अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे, जो कि सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक होती है, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया था। और ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा संविधान तथा भारतीय राज्य के अधिराज्य के लिए संप्रभु संविधान सभा घोषित की गई थी, और जिसके तत्कालीन जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो यदि यहाँ पर दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि यहाँ पर स्टेट में पूछ लिया जाता है कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थाई अध्यक्ष हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यदि पूछ लिया जाए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन, दो ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था, यहाँ पर जो गिवन डेट्स हैं इसमें जो राइट आंसर बनने वाला है वो है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, मार्च 1940 में। तो फ्रेंड्स जो मार्च 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था, और ये जो अधिवेशन हुआ था वो 22 मार्च से लेकर 24 मार्च तक हुआ था। और इसमें ही अधिवेशन में, यानी कि इसी अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव किया गया था, और भारत का विभाजन कर एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की जो डिमांड की गई थी। तो इसी अधिवेशन के अंतर्गत हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिकार को बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान का दिल एवं आत्मा कहा गया था? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे उस दौरान, और इन्हें अभी भी हमें याद रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स अक्सर क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो कभी भी किसी परीक्षा को देना है तो उसके लास्ट 5 to 6 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आपको देख लेने चाहिए। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार को बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान का दिल एवं आत्मा कहा गया था? तो ये कहा गया था फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर, इसमें नेक्स्ट ऑप्शंस यहाँ पर है, ये है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया था। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को, यानी कि किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा। तो यदि अनुच्छेद के रूप में पूछ लिया जाता है तो क्वेश्चन, तो इसका आंसर बनेगा अनुच्छेद 32। और यदि लैंग्वेज के रूप में पूछ लिया जाता है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हुआ फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। तो कौन से अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है कि जिसके अंतर्गत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो ये है फ्रेंड्स आपका अनुच्छेद नंबर 368, अनुच्छेद 368, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 368 में 3 प्रकार के संशोधन हम कर सकते हैं। तो पहला संशोधन है कि संसद के साधारण बहुमत से, यदि संसद में साधारण बहुमत से हम संशोधन कर सकते हैं। दूसरा, संसद के 2/3 बहुमत से कर सकते हैं। तीसरा, राज्य के विधानमंडल की स्वीकृति के द्वारा भी हम संशोधन कर सकते हैं। तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो किसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे जो हमें अनुच्छेद दिए गए हैं 74, 56, 16 या फिर 32। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 32, ऑप्शन नंबर डी 32। और ऑप्शन नंबर डी 32 में मैं बताना चाहूँगा कि जो आर्टिकल 32 है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, और तथा अनुच्छेद यदि 22 के तहत यदि मैं बात करूं तो ये हाई कोर्ट के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान करते हैं। दो तरह से है, यदि 32 पूछा जाए तो सुप्रीम कोर्ट, 32 पूछा जाए तो सुप्रीम कोर्ट, और 226 पूछा जाए तो हाई कोर्ट। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है बाहरी आक्रमण का, आंतरिक अशांति का, सशस्त्र विद्रोह का, या फिर सांप्रदायिक संघर्ष। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि युद्ध या फिर बाह्य अटैक या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो या उसका खतरा उत्पन्न हो। 1978 की मैं बात करूं, 1978, तो 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति, जो कि आंतरिक अशांति इसमें लिखा गया है, आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह शब्द से विस्थापित कर दिया गया था। तो आंतरिक अशांति बोले और सशस्त्र विद्रोह बोले, तो यहाँ पर इस शब्द को विस्थापित किया गया किसके द्वारा, सशस्त्र विद्रोह के द्वारा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर बनने वाला है, आप देखेंगे इनमें जो ऑप्शन नंबर जो दिया है वो दिया है डी में क्या है, 1 और 3। तो 1 और 3 इसका राइट आंसर होगा। 1 यानी कि बाहरी आक्रमण, और 3 हो गया हमारा सशस्त्र विद्रोह, क्योंकि आंतरिक अशांति को ही किसके द्वारा रिप्लेस किया गया, सशस्त्र विद्रोह के द्वारा। और इस तरह से इसका जो राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 एंड 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा अपना, ये है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक तत्व है। समान आचार संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, या विधि के समक्ष समानता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समान आचार संहिता। नीति निदेशक जो तत्व हैं उनके अंतर्गत समान आचार संहिता यानी कि आर्टिकल 44 का इसमें विवरण किया गया है, जबकि जो हमारा प्रेस की जो फ्रीडम है वो दिया गया है आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत। और ये प्रेस की जो फ्रीडम दिया गया है 19(1)(a) के अंतर्गत दिया गया है। और जबकि धर्म की यदि स्वतंत्रता की मैं बात करूं तो ये दिया गया है आर्टिकल 25 से 28, आर्टिकल 25 से 28। और
विधि के समक्ष समानता ये दिया गया है आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 में तो यहाँ पर जो समान आचार संहिता है, जो समान आचार संहिता है, तो फ्रेंड्स इसका जो उल्लेख है ये नीति निर्देशक तत्व में है। किसमें है फ्रेंड्स? नीति निर्देशक तत्व में है समान आचार संहिता। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 21। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार है? तो टर्की का कौन से नगर को पश्चिम का द्वार कहा जाता है? तो यहाँ पर दिया गया है अंकारा, अदाना, इज़मिर या इस्तांबुल। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका इस्तांबुल। तो इस्तांबुल को टर्की का टर्की यानी कि का पश्चिम का द्वार कहते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। स्टैटिक क्वेश्चन है तो इसको याद कर लेना है सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे और फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिखते रहिए, जिससे फ्रेंड्स आपको अपनी तैयारी का भी जजमेंट होगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है, और फ्रेंड्स साथ के साथ आपको अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फॉकलैंड धारा प्रवाहित होती है। तो फॉकलैंड धारा कहाँ से प्रवाहित होती है? तो ये आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। सो फ्रेंड्स मैं राइट आंसर की ओर बढ़ना चाहूँगा। राइट आंसर है हमारा इसमें, देखेंगे फ्रेंड्स जैसा कि ऑप्शन नंबर सी को, अर्जेंटीना के पूर्वी तट के सहारे। तो जो फोकलैंड की जो धारा प्रभावित होती है वो होती है अर्जेंटीना के पूर्वी तट के सहारे। तो यहाँ पर जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में जो चलने वाली जो ठंडी जलधारा है, और ब्राज़ील धारा जो है वो फोकलैंड धारा का मिलन अर्जेंटीना के तट पर होता है। यानी कि ब्राज़ील की धारा और फोकलैंड की धारा का जो मीटिंग पॉइंट है वो है अर्जेंटीना के तट पर, और अर्जेंटीना के पूर्वी तट के जो सहारे हैं उसी के सहारे फोकलैंड धारा प्रवाहित होती है। तो राइट आंसर हुआ फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें बताना है कि कौन सा जो युग्म है वो सुमेलित है, यानी कि कोई एक युग्म सुमेलित दिया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें साइप्रस की जो राजधानी दी गई है वो दी गई है इसमें बगदाद, जबकि साइप्रस की जो राजधानी है वो है आपकी निकोसिया। क्या है फ्रेंड्स? निकोसिया। लेबनान है, लेबनान की जो राजधानी है वो बैरूत है। ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ फ्रेंड्स वो हुआ आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेबनान की जो राजधानी है वो है बैरूत। और यहाँ पर आप देखेंगे टर्की की जो राजधानी है वो है अंकारा, और यूक्रेन है, यूक्रेन की राजधानी है कीव। तो ये सभी बाकी ऑप्शंस गलत दिए गए हैं, ओनली एक ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट है, लेबनान की राजधानी बैरूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोस्पोरस जल संधि जोड़ती है, यानी कि बोस्पोरस की जो जल संधि है वो किसका सागर को आपस में जोड़ती है? तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बोस्पोरस है उसकी जल संधि ये काला सागर और मरमरा सागर दोनों को आपस में जोड़ती है। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर डी। जो बोस्पोरस जल संधि है वो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है, जबकि ओट्रांटो की जो जल संधि है वो एड्रियाटिक सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। और यदि मैं कर्च जल संधि की बात करूं, यानी कि स्टेट ऑफ कर्च की मैं बात करूं, तो काला सागर और अजोव सागर को ये आपस में जोड़ती है। तो हमें याद रखना है कि बोस्पोरस की जो जल संधि है वो किसको जोड़ती है? काला सागर और मरमरा सागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कौन सा देश विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो प्रश्न है फ्रेंड्स ये यानी कि जो 2009 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ है, यानी कि पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन अभी लेटेस्ट में डाटा चेंज हो सकता है। तो हमें उसी दौरान के अनुसार उत्तर बताना है, क्योंकि उस दौरान जिस देश का यानी कि उत्पादन में स्थान था तो उसी हिसाब से हमें आंसर करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है इन ऑप्शंस के हिसाब से और उस समय के हिसाब से। तो यहाँ पर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सऊदी अरब। सऊदी अरब इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि यदि मैं वर्तमान की बात करूँ तो इंडियन मिनरल ईयर बुक 2018 के अनुसार, इंडियन मिनरल ईयर बुक 2018 के अनुसार विश्व में जो सर्वाधिक पेट्रोल उत्पादक 4 देश हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है यूएसए का,
दूसरा आता है सऊदी अरब का, तीसरा आता है रूस का और चौथा आता है ईरान का। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 2009 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। तो उस समय जो प्रथम स्थान था वो था सऊदी अरब का। तो यदि वर्तमान में पूछा जाए, अभी यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा यूएसए, लेकिन उस समय था सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपना 100वां क्रिकेट टेस्ट मैच खेला था। तो भारत ने अपना 100वां टेस्ट क्रिकेट मैच कहाँ पर खेला था, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें आप सभी जानते होंगे कि इसमें जो भारत ने अपना जो 100वां अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच जो खेला था वो इंग्लैंड के विरुद्ध 1967 में खेला था। कब खेला था फ्रेंड्स? 1967 में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था, जिसमें 132 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। और फ्रेंड्स भारत को टेस्ट क्रिकेट इतिहास में अपनी 100वीं जीत श्रीलंका के विरुद्ध एक पारी में 144 रनों से मिली, जो कि कानपुर में खेला गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका जो राइट आंसर दिया गया है, यहाँ पर कोई भी राइट आंसर इसमें मैच नहीं कर रहा है। तो ये एक विवादास्पद क्वेश्चन था। तो इसका जो राइट आंसर है वो था फ्रेंड्स, ये इसने पूछा कि भारत ने अपना 100वां टेस्ट क्रिकेट मैच खेला था। तो भारत ने अपना 100वां जो टेस्ट क्रिकेट मैच खेला था वो खेला था इंग्लैंड के विरुद्ध। तो यहाँ पर इसका कोई भी आंसर यानी कि मैच नहीं कर रहा है, तो ये एक विवादास्पद क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2007 दिया गया था। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2007 किसे दिया गया था? तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स 2007 का पुरस्कार पूछा गया था, तो ये दिया गया था फ्रेंड्स मन्ना डे को। किसको दिया गया था? मन्ना डे को, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और यदि 2018 की मैं बात करूं कि दादा साहब पुरस्कार किसको दिया गया, तो ये दिया गया था अमिताभ बच्चन को। किसको दिया गया? अमिताभ बच्चन को। और लेटेस्ट जो दिया गया वो दिया गया रजनीकांत को। तो इस तरह से हमें याद रखना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2009 में सुनामी द्वारा सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी। तो कहाँ पर सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी? हवाई द्वीप में, मार्शल द्वीप में, या समोआ द्वीप में, या फिर नॉर्फोक द्वीपों में? तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। और फ्रेंड्स आप भी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। नेक्स्ट इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो घटना हुई थी ये 29 सितंबर 2009 की घटना है। 29 सितंबर 2009 की घटना है। और ये दक्षिण प्रशांत महासागर में भयंकर सुनामी आई थी, जिसमें समोआ द्वीप और टोंगा जो द्वीप है ये अत्यधिक प्रभावित हुए थे। तो इस तरह से राइट आंसर हुआ इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरंड कप 2009 का विजेता। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 2009 के क्वेश्चन है। तो इसी तरह से आप अपनी एक इमेजिनेशन कर सकते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन किस किस फील्ड से पूछे गए हैं, सो दैट आप उसी फील्ड की तैयारी करके ही जाएंगे, सो दैट आप अपनी यानी कि एक अपडेशन आपके पास रहेगा। तो इसमें दिया है ड्यूरंड कप 2009 का विजेता है। तो 2009 का विजेता कौन था? तो फ्रेंड्स ये था आपका चर्चिल ब्रदर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ड्यूरंड कप जो है वो भारत की सबसे यानी कि पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। और ये हुई थी 1988 में शुरू हुई थी। और ड्यूरंड कप 2009 का जो विजेता रहा वो था चर्चिल ब्रदर्स। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अंटार्कटिक में भारत द्वारा निर्माणाधीन नए शोध स्टेशन का नाम है। तो अंटार्कटिक में भारत के जो निर्माणाधीन शोध स्टेशन है उसका क्या नाम है? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंटार्कटिक महाद्वीप में जो कि मौसम, पर्यावरण या फिर खनिज आदि के जो परीक्षण होते हैं उनके लिए गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री स्थापित किया गया है। एक मानव युक्त केंद्र है दक्षिण गंगोत्री। और जो कि 1988 में भारतीय शोध संस्थान जो केंद्र है मैत्री की स्थापना की गई। और उसी के साथ में एक हमारा है भारती, यानी कि मार्च 2012 में अंटार्कटिक में भारत द्वारा स्थापित किया गया तीसरा अनुसंधान केंद्र है।
लेकिन यदि मैं बात करूं कि वर्तमान में मैत्री और भारती अनुसंधान केंद्र ही सेवा में है, जबकि जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। ये होगा भारती, यानी कि जो निर्माण अधीन है शोध स्टेशन उसका नाम है भारती। तो राइट आंसर हुआ इसका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन हमारा था कि अंटार्कटिक में भारत द्वारा निर्माण अधीन नए शोध स्टेशन का नाम है। तो नए शोध स्टेशन का नाम है भारती। यदि क्रम से पूछ लिया जाए तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि दक्षिण गंगोत्री स्थापित किया गया। उसके बाद 1988 में शोध केंद्र मैत्री की स्थापना की गई, और लास्ट में जो की गई 2012 में वो की गई फ्रेंड्स आपके भारती की। तो तीसरा अनुसंधान केंद्र है भारती जो कि निर्माणाधीन है। तो इसका राइट आंसर हुआ फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स इस तरह से हमने 30 मोस्ट जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2009 की परीक्षा में सामान्य अध्ययन से, उन सभी के ऊपर हमने वन बाय वन डिस्कस किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको सही से अच्छे लगे होंगे। और यदि वीडियो भी आपको अच्छा लगा है और आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ है तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स ऐसी ही वीडियो देखने के लिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, सो दैट नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।